लास्ट क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म की बात की थी। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ओके, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। सही है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि एस्टर की नेमिंग भी मैंने आपको बताई थी कि एस्टर का नाम कैसे देते हैं हम। ओके, और अल्कोहल में भी मैंने आपको आइसोमर का तरीका बताया था कि OH की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है आपके पास ना। कभी OH फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, कभी OH सेकंड पोजीशन पे आएगा, कभी OH थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो OH की जो पोजीशन है ना वो वेरी करेगी। OH की पोजीशन क्या करेगी, वेरी करेगी। सही है जी। तो बस आप ये याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके। चलें जी, आज हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। किसकी बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज की। अच्छा, ये बड़ा जनरल टॉपिक है होमोलोगस सीरीज का। आपने आपको होमोलोगस सीरीज एल्केन में भी नजर आएगी, एल्कीन में भी नजर आएगी, अल्कोहल्स में भी नजर आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी नजर आएगी, एस्टर में भी नजर आएगी, हेलोजिनो एल्केन में भी नजर आएगी। और हर एक में आपको होमोलोगस सीरीज नजर आएगी। अब ये होमोलोगस सीरीज होती क्या है, होमोलोगस सीरीज, होमो होमो का मतलब होता है सेम, लोगो लोगस, लोगस का मतलब होता है ग्रुप। होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो अब इसको कैसे मैं रिलेट कराऊं, कैसे लिंक करवाऊं, तो याद रखना कि हर वो सीरीज हर वो सीरीज जिसमें दो कंपाउंड का जो डिफरेंस है, जिसमें दो कंपाउंड का डिफरेंस अगर CH2 आ रहा हो। कैसे कैसे CH2 आ रहा हो ये मैं बताता हूं आपको। मैं आपके सामने कुछ मेंबर्स के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि ये है आपके पास मीथेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन, ये है ब्यूटेन। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें और इसमें कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। आप बोलोगे एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का, है ना। फिर मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का। फिर मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। ऐसे ही है। तो याद रखना, ऐसी सीरीज ऐसी सीरीज जिसमें दो कंपाउंड का जो डिफरेंस है, ऐसी सीरीज जिसमें दो कंपाउंड का जो डिफरेंस है, ओके, वो CH2 हो। दो कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो CH2 हो। क्या हो वो, CH2 हो। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। सही है। तो होमोलोगस सीरीज से हमें करना क्या है भाई, ये बेसिकली हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, मैं कुछ आपको फैमिली मेंबर्स के नाम बताता हूँ एल्कीन्स के। एल्कीन का लेट सपोज ये है इथीन, ये है प्रोपीन, ये है ब्यूटीन, ये है पेंटीन। ये कुछ मैंने आपको किसके नाम बताए हैं, एल्कीन्स के। किसके बताए हैं, एल्कीन्स के। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे CH2 का आ रहा है। इसमें और इसमें कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। इसमें और इसमें कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है। तो याद रखना, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। ओके, क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो अब अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मुझे कैरेक्टरिस्ट, अच्छा यही तुम देखना कार्बोक्सिलिक एसिड भी तुम ऑब्जर्व करोगे, यही तुम देखना हर फंक्शनल ग्रुप में तुम ये सीरीज ऑब्जर्व करोगे। ओके। तो चलो मैं आपको कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के भी फैमिली मेंबर्स के नाम लिख के देता हूँ। देखो ये है आपके पास मेथानोइक एसिड,
ये है आपके पास एथानोइक एसिड, और से सुनते रहना। ये है आपके पास प्रोपानोइक एसिड, और ये है आपके पास ब्यूटानोइक एसिड। ओके, ये क्या है आपके पास? ब्यूटानोइक एसिड। थोड़ा सा और आसान कर देता हूं, मैं इसको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की शक्ल में लिख देता हूं ऐसे करके। ओके, सही है। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप बोलोगे एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का। इसमें और इसमें कितने का आ रहा है? एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का। इसमें और इसमें कितने का आ रहा है? एक कार्बन का दो हाइड्रोजन। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो आपको सब में नजर आएगी, सब में नजर आएगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई मुझे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, आप मुझे क्या बता दो? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं, इन दोनों कंपाउंड का मैं कंपैरिजन करा रहा हूं, मैं इन दोनों कंपाउंड का क्या करवा रहा हूं? कंपैरिजन करा रहा हूं। ओके, तो क्या इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? आप बोलोगे बिल्कुल सेम होंगी। क्यों सेम होंगी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज? क्योंकि क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट्स व्हाई देयर केमिकल प्रॉपर्टी वुड बी द सेम। ओके, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है? आप बोलोगे नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। हम उसमें देख रहे होते हैं कितने कार्बन है, कम है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कम है, ज्यादा है, क्या नहीं है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताते हो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तीसरा, कि इन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये सारे एल्कीन्स हैं। इथीन भी एल्कीन है, प्रोपीन भी एल्कीन है, ब्यूटीन भी एल्कीन है, पेंटीन भी एल्कीन है, ये सब एल्कीन्स हैं। ये सब क्या है? एल्कीन्स हैं। सही है। अगर मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछूं तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी है, ये भी है, सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगली बात ये कि सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका जनरल फॉर्मूला सेम है। जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे आपसे अभी, जब मैं एल्केन शुरू कराऊंगा ना, स्पेसिफिक जब हम होंगे सारे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी तक इतना याद रखो कि जनरल फॉर्मूला इन सब का क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि एक ही है ना यार, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना ये। मीथेन भी एल्केन का मेंबर है, तो इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, पेंटेन भी है, हेक्सेन भी है। तो वो उनका जनरल फॉर्मूला सब पर सेम अप्लाई हो रहा होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ओके, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि the series in which the the con, the consecutive difference of the two compound is like the difference of two consecutive compound is CH2। डिफरेंस ऑफ टू कंसेकेटिव कंपाउंड इसे कहते हैं, ये इस तरह इस तरह इस तरह कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। यानी इसका इससे डिफरेंस चेक करो तो CH2 आए, इसका इससे डिफरेंस चेक करो तो CH2 आए, इसका इससे डिफरेंस चेक करो तो CH2। तो दो कंसेकेटिव कंपाउंड का डिफरेंस अगर CH2 आए तो आप उसे क्या बोलोगे कि ये क्या है? होमोलोगस सीरीज है। ओके, तो जब हम फंक्शनल ग्रुप आपको बताते हैं ना तो फिर उसके बाद हम ये बता रहे होते हैं कि भाई ये होमोलोगस सीरीज है, और हर एक फैमिली का हम अलग अलग उसको क्लासिफाई किया हुआ है। कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास मीथेन है, अगर मेरे पास इथेन आता है तो मैं बोलूंगा यार ये इस फैमिली का मेंबर है, इट्स द मेंबर ऑफ एल्केन, तो मैं उसको उस होमोलोगस सीरीज में रखूंगा। अगर कोई अल्कोहल हुआ तो मैं उसको अल्कोहल वाली होमोलोगस सीरीज में डालूंगा।
अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो मैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली होमोलोगस सीरीज में डालूंगा, अगर कोई एस्टर हुआ तो मैं उसको एस्टर वाली होमोलोगस सीरीज में डालूंगा। बात समझ रहे हो आप? तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड बात है कि हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं ना, कि ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, चले जी। फिर हम आते हैं कि अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे। ओके, लेकिन उसमें चलने से पहले इसमें एक टॉपिक है फ्यूल्स के नाम से। एक टॉपिक है फ्यूल्स के नाम से। देखो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। सिंपल सी बात है ना। फ्यूल फ्यूल क्या है? फ्यूल वो है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर कोई चीज आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आप अपने उससे गाड़ियां चला रहे हो, आप उससे अपने जो है ना अपनी नीड्स को आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि हाँ यार दिस इज अ गुड फ्यूल। ओके, तो होता इसमें यह है कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी है कि ओवर मेनी इयर्स डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। अच्छा, इट्स ट्रू कि उसमें फिर वो उसमें कन्वर्ट हो गए, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ब्लैक एंड थिकी मटेरियल होता है ये क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, यूं समझ लीजिए। ओके, अब इसमें क्या है कि हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस क्या क्या हैं? हाइड्रोकार्बन के सोर्सेस क्या क्या हैं? मतलब कहाँ से आएगा हाइड्रोकार्बन? मेनली जो हाइड्रोकार्बन आएगा वो कहाँ से आएगा? है भाई, वो कहाँ से आएगा? तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन आएगा इन तीन चीजों से: कोल, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, यहां से आएगा आपके पास क्या? क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन आएगा। अब हमें इसमें देखना यह है कि मीथेन जो है हमारे पास, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक नेचुरल गैस का। किसका है? नेचुरल गैस का। ओके, और जो पेट्रोलियम है ना आपके पास, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, और बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये। बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये, कोई इतना वो नहीं है। काफी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है ये। बहुत सारी चीजें मिक्स हुई हुई होती हैं इसके अंदर। बहुत सारी, कई सारी चीजें मिक्स हुई हुई होती हैं इसके अंदर। अब हमें क्या करना है? हमें इसको सेपरेट करना है। हमें क्या करना है? हमें इसको सेपरेट करना है। ओके, इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करेंगे? पेट्रोलियम को सेपरेट आउट करेंगे। ओके, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अच्छा। अब हमने लिया एक अदद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। हमने क्या लिया? एक अदद फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये आपके सामने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ओके, मैंने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया, ये पूरा ओवरऑल। इसमें मैंने डाला क्रूड ऑयल। इसमें मैंने क्या डाला? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया? ये क्रूड ऑयल बेसिकली एक थिकी लिक्विड मटेरियल होता है। आप यूं समझ लो कि इट्स रिलेटेड टू नियर टू सॉलिड। इट्स नियर टू सॉलिड। ओके, हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे होते हैं। हम इसको क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे होते हैं। ओके, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये जो क्रूड ऑयल होता है आपका, ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है। किस में चला जाता है? ये गैसियस फॉर्म में चला जाता है। ओके, जब ये गैसियस फॉर्म में जाता है, जब ये इसमें एंटर होता है, इसमें इस कॉलम में जब ये एंटर होता है, इस कॉलम की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं आपको, जरा सुनिएगा मेरी बात। कि वेरी हॉट एट द बॉटम एंड कूल एट द टॉप। अब इसमें हम इनको सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा
वो नीचे ही सेपरेट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ऊपर जाकर सेपरेट होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगली बात, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे दे विल राइज एंड कंडेंस एट द टॉप ऑफ द कॉलम, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे वो नीचे से ही टैप ऑफ कर लेंगे हम। ओके, तो ये मेन थीम है इसका, ये मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इनकी सेपरेशन कैसे हो रही है। बात समझ रहे हो आपके, इनकी सेपरेशन कैसे हो रही है। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं कि चले भाई हमने सेपरेशन करवा दी, हमें चीजें मिल गई, ये चीजें हमें मिल गई, आपके सामने लिखा हुआ है कि हमें पेट्रोल भी मिल गया, इसमें से हमें नैप्था भी मिल गया, हमें केरोसिन भी मिल गया, डीजल भी मिल गया, लुब्रिकेटिंग भी मिल गया, फ्यूल ऑयल भी मिल गया, रिफाइनरी गैस भी मिल, कई सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। तभी तो जो क्रूड ऑयल होता है ये बहुत कीमती मतलब मटेरियल है। आप इसको ऐसे वैसे नहीं समझना कि ये एवे ही है, एवे ही नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है ये। इससे हम कितनी सारी चीजों को सेपरेट करते हैं, देख रहे हैं आपकी कितनी सारी चीजों को सेपरेट करते हैं इससे हम। अच्छा, अब मैं इसका एक छोटा सा एनिमेशन है, मैं इसको ये दिखाता हूँ आपको, एनिमेशन जरा देखिएगा कि किस तरह से हम इसको जो है वो सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ये देखो जरा, ये क्रूड ऑयल लिया हमने। ओके, यहां से एंटर हो रहा है क्रूड ऑयल, एंटर हो रहा है क्रूड ऑयल, और जैसे ही इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गया, जैसे ही इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गया, तो क्या हो रहा है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट हो रहा है वो। मतलब कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वो नीचे से सेपरेट हो गया, फिर वो ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, इस तरह से चीजें सेपरेट हो रही हैं। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 is a mixture of a very large number of compounds, is a mixture of very large number of compounds। तो भाई क्या होगा, क्रूड ऑयल होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्रूड ऑयल होगा, है ना। अच्छा, फिर कहता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन क्रूड ऑयल आर, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन क्रूड ऑयल आर, क्रूड ऑयल में जो ज्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या हैं, क्या है वो, हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा फिर कहता है द मेनी हाइड्रोकार्बन्स इन क्रूड ऑयल में बी, द मेनी हाइड्रोकार्बन्स इन क्रूड ऑयल में बी। ओके, तो आप अब इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको, मेनी हाइड्रोकार्बन्स इन क्रूड ऑयल में बी व्हाट, Separated into fractions. या सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस, हम इनको फ्रैक्शंस बना सकते हैं, बड़ा कंपाउंड है ना, आप इसको छोटा कर लो यार। अच्छा क्यों करूं मैं छोटा, देखो, व्हाट इज अ गुड फ्यूल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड फ्यूल, इट शुड बी कंबस्टेड इजीली। भाई आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला और पता लगा वो तो बर्न ही नहीं हो रहा, ये कैसा फ्यूल है यार, ये कैसा फ्यूल है जो बर्न ही नहीं हो रहा है, बेकार, बिल्कुल हमारे किस काम का है, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही उस फ्यूल से, मैं बोलूंगा जाने दो यार, हमें ये कैसा फ्यूल है। तो आप इसको ब्रेक डाउन करो, आप इसको स्मॉलर बनाओ, वी कैन डू दिस, इट्स इन द सिलेबस, आई वुड बी टेलिंग यू दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर कहता है द मेनी हाइड्रोकार्बन्स इन क्रूड ऑयल में बी सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शंस बाय व्हाट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद रखिएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, अच्छा, आ, ये चीजें यहां से सेपरेट होती हैं, याद रखिएगा, रिफाइनरी गैस है, पेट्रोल है, नेफ्था है, केरोसिन है, डीजल है, ऑयल है, ये सारी चीजें यहां से सेपरेट होती हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हर चीज अपने अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सेपरेट होती है, हर चीज अपने अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सेपरेट होती है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको, आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स, क्या क्या करते हैं इसमें हम, हाँ क्या कहते हो, यस, शुड आई डू दिस, या हम इसमें क्रूड ऑयल को हीट करते हैं, हम इसमें क्रूड ऑयल को हीट करते हैं। ओके, हम इसमें क्रूड ऑयल को हीट करते हैं। ओके, हीट करने के बाद हीटिंग द क्रूड ऑयल कॉजेज व्हाट,
हीटिंग द क्रूड ऑयल कॉजेज व्हाट? क्या करेगा ये हीट? क्रूड ऑयल को हीट करने के बाद ये क्या करेगा? है जी, क्या कहते हो? कोई आइडिया? हीट करने के बाद आपने देखो, मैंने आपको क्या बताया कि क्रूड ऑयल नियर टू क्या होता है? क्रूड ऑयल नियर टू क्या होता है? सॉलिड होता है, थिकी मटेरियल होता है। क्या होता है? थिकी मटेरियल होता है। ओके, तो आपने क्या किया? आपने उसको हीट कर दिया। भाई जब आप उसे हीट करोगे तो हमारा सवाल आपसे ये है कि उसके बाद क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ इवेपोरेशन? है ना, इवेपोरेट हो जाएगा ना वो। क्या हो जाएगा वो? इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट होगा तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। क्या कहते हो, ऐसा ही है? जब वो इवेपोरेट होगा तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, इवेपोरेशन टर्न्स, टर्न्स व्हाट? इवेपोरेशन टर्न्स व्हाट? ये कह दूं? लिक्विड इनटू गैस, ऑब्वियस सी बात है ना? आफ्टर इवेपोरेशन, आफ्टर इवेपोरेशन क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? इवेपोरेशन के बाद हम क्या करेंगे? तो वो सेपरेट होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से वो सेपरेट होता जाएगा। जैसे जैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होता जाएगा वैसे वैसे सेपरेशन होती जाएगी। है ना? तो क्या करूं मैं? आफ्टर इवेपोरेशन द वेपर्स आर कूल्ड। है ना? आप वेपर्स को कूल कर लो, उस चीज को आप सेपरेट कर लो। आप वेपर्स को कूल कर लो, उसको आप सेपरेट कर लो। याद रखिएगा, जब आप वेपर्स को कूल करते हो ना, इन वेपर्स फॉर्म द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। आपने उसको ठंडा किया, पार्टिकल करीब करीब आ गए, लिक्विड बन गया। आपने लिक्विड को सेपरेट कर लिया। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। रिमेंबर, बिल्कुल बेबी टॉपिक, बेबी क्वेश्चन है ये। ओके, देन दे आर सेइंग कूलिंग causes, cooling causes, cooling causes what? Cooling causes condensation. Condensation, what do you mean by condensation? It's a process in which the gas converts into liquid. अगर आप उसे लिक्विड नहीं बनाओगे तो सेपरेट कैसे करोगे? That's the main question. तो इसलिए हम उसे लिक्विड बनाते हैं, तब उसे आप सेपरेट कर सकते हो, वरना वो सेपरेट नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात। ओके, अच्छा फिर आ जाओ जरा। The molecule, okay, condensation turns, condensation turns gas into liquid. Then the molecules, what? Depending on the molecules condenses at different temperature, depending on their boiling point. Okay, भाई हर एक का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है फिक्स, वो अपने अपने टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहे होते हैं। ओके, वो अपने अपने टेम्परेचर पे कंडेंस हो रहे होते हैं। याद रखिएगा। थोड़ा सा और आसान कर दूं मैं इसे? आसान में इसे इस तरह करूं, भाई मैंने आपको अल्कोहल और वाटर दे दिया। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। मैंने आपको अल्कोहल और वाटर दे दिया। मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है। तो मुझे बताओ ना पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा? आप बोलोगे सर 78 आएगा। तो 78 पे कौन बॉयल होना शुरू होगा? आप बोलोगे एथेनॉल। आप जब वो बॉयल होगा ना तो आपको वेपर्स नजर आएंगे। आप उन वेपर्स को पास कर लो कंडेंसर में से। कंडेंसर कंडेंसर उस वेपर को लिक्विड बना देगा। जब लिक्विड बना देगा तो आप उसे सेपरेट कर लेना, वो सेपरेट हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। ओके, पीछे कौन बचा? वाटर बचा। देखो आपने कैसे इसको सेपरेट किया। तो बेसिकली होता ये है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स होते हैं, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स होते हैं तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बात को समझ रहे हो मेरी? हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो पहले सेपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आएगा वो बाद में सेपरेट होगा। इतनी सी कहानी है, इतना आसान सा जवाब है इसका। ओके, आगे करने की कोशिश करते हैं हम इसे। फिर कहता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स मॉलिक्यूल। हाँ भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट्स मॉलिक्यूल। क्या कहूं मैं इसे? यस, ये सही है। Depending on their boiling point. Exactly, exactly. The more carbon atoms in a molecule, the more carbons in a molecule. याद रखिएगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, Higher boiling point.
हाँ, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा. आई टोल्ड यू कि intermolecular force is directly proportional to the boiling point. If the, like, sorry, intermolecular forces are directly proportional to the number of carbon atoms. And if you can see the more number of carbon atoms, so the boiling point would be higher. So the boiling point would be higher. It's very clear. It's very clear. Okay. अच्छा, फिर आइए जरा. The top of the dash is cooler than at the Fractionating bottom. column. या fractionating column. Okay. फिर कहता है molecules with only a few carbon atoms, molecules with only a few carbon atoms of the fractionating column or remains as a gas. जितने कम कार्बन एटम्स होंगे आपके पास, ओके, वो क्या करेगा? Condense at the कंडेंस top. एट द टॉप. यस, टॉप पे कंडेंस होगा वो. क्योंकि टॉप पे वो कंडेंस होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है? जिसमें फ्यू ऑफ द एटम्स होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका वीक होता है. फिर कहता है कि मॉलिक्यूल्स with a dash condenses at the of course molecules जिनका boiling point ज्यादा होगा at the bottom of the fractionating column where it is hotter. Okay. जिनका लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, याद रखिएगा. ईच फ्रैक्शन कंटेन्स मॉलिक्यूल, ईच फ्रैक्शन कंटेन्स मॉलिक्यूल विद व्हाट, क्या कहते हो? हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? ईच फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन कहाँ चला गया? ओहो, ईच फ्रैक्शन, each fraction contains molecules with a ये कर दूं, ये कर दूं, with similar carbon. They're not saying same. करीब करीब होते हैं. अगर एक फ्रैक्शन में 10 कार्बन है तो अगले में 13, 12, 13, 12, 13, 14 होंगे. लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस. यू विल नॉट सी द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्पाउंड्स. Somehow they would be the same. Then question 18, the fractions can be processed to. Then the fractions can be processed to what? Hmm? Yeah, of course. They can be used as a fuel. Hmm? Then the fractions can be processed to dash for the petrochemical industry. Hmm. What should I say? अभी आप बताओ. It's the last. It's the last one. हाँ जी, कोई भी बता दो. I would take. Yes. जल्दी बताओ. Separated into fractions. चलो मैं लगाता हूँ. ओ, ओ, अब क्या करूं? ये कर दूं. फीड स्टॉक फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. देखो, फीड स्टॉक, प्रोड्यूस फीड स्टॉक ना. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए कितनी सारी चीजें यहाँ से सेपरेट हो रही हैं. आप पूरी पूरी इंडस्ट्री चलाते हो ना, डीजल से, पेट्रोल से. सही है. ये सारे क्या है? ये सारे फ्यूल्स हैं. ये सारे क्या है? ये सारे फ्यूल्स हैं. तो ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का छोटा सा आपको हमने एक नो हाउ दे दी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, कि यार आपको पता होना चाहिए कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो क्रूड ऑयल की करवाते हैं वो कैसे करते हैं. अच्छा, फिर पता है क्या है? फिर पता है क्या है? आपको यूजेस ऑफ फ्रैक्शन पता होना चाहिए. फिर क्या है? आपको यूजेस ऑफ फ्रैक्शन पता होने चाहिए. किसका क्या यूज है? किसका? आपके सामने लिखे हुए ना यूजेस. आपके सामने लिखे हुए ना यूजेस. ये इसमें यूज होता है, ये इसके लिए 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 है, ये इसके. हर एक का एक अपना स्पेसिफिक यूज है. याद रखिएगा, हर एक का एक अपना स्पेसिफिक यूज है. ओके. तो यूजेस आपको लाजमी याद रखने हैं. लाजमी मैं बता रहा हूं आपको.
हर हाल में यूजेस आते हैं, ओके, यूजेस आपको मिलेंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेट हो गया जी? ओके, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। ओके, देन फिर कहता है कि आप स्पेसिफिक डिस्कशन करो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये चीजें सब में बार बार रिपीट होंगी, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ताकि आगे हमें हर एक के साथ अलग अलग डिस्कस ना करना पड़े। देखो ये जो मैं टर्म यूज करने वाला हूं ना अभी, दे आर स्पेसिफिक टर्म, उसको आप यूं कह सकते हो कि इट्स रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट्स रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप देखो कि यार आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ओके। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर आप देख लो कितने हैं, एक है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, एक है, फिर दो हैं और फिर तीन है। सेट है, ओके हो गया। अच्छा, अब हमें करना क्या है इसमें, याद रखिएगा, करना हमें इसमें ये है कि as the number of carbon increases, as the number of carbon increases, तो याद रखिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा ना, तो फिर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ओके। एक तो बात हमने आपको यहाँ क्लियर कर दी। दूसरा, अगर आप यहाँ आकर देखें तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच है, ओके। एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच है, बात समझ आ रही है मेरी? तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, याद रखना, उससे ये हो रहा होता है कि जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जब ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना, तो सरफेस एरिया के ज्यादा होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सरफेस एरिया के ज्यादा होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और सरफेस एरिया के कम होने से, देखो ब्रांच हो गया ना, अब ये इतना सा सर एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और ये इतना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, फर्क है ना दोनों में, फर्क है ना दोनों में। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगी। तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लोअर है। तो ये है मेन मेन चीजें, ये है मेन मेन चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये आपको लाजमी पता हो भाई, लाजमी पता हो आपको, ओके। चलें, विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज की थिकनेस, समझ रहे हो आप, हाउ द थिंग इज विस्कस, इज डेंसर। तो ये भी डिपेंड करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। किस पे डिपेंड करेगा ये, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। किस पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो अगर साइज ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, मतलब है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ऐसे ही है ना। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो मतलब विस्कोसिटी भी ज्यादा है, वो ज्यादा डेंस है, वो ज्यादा डेंस है। जैसे कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। व्हाई? बिकॉज हनी हैज मोर एटम्स, it has a stronger intermolecular force, that's why honey is more viscous, okay। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नंबर ऑफ एटम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तभी तो ये बार बार उसकी बात कर रहा है, घूम फिर के फिर वही बात, घूम फिर के फिर वही बात, घूम फिर के फिर वही। व्हाट इज वोलेटिलिटी? Volatility means that
इवापोरेशन एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो अल्कोहल्स होते हैं, वो इवापोरेट करते हैं रूम टेम्परेचर पर। उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती, किसी एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, कुछ किसी किसी चीज की नहीं, खुद ब खुद। परफ्यूम आपके हाथ से छूट गई, परफ्यूम अगर आपके हाथ से छूट गई तो पूरे कमरे में परफ्यूम फैल जाएगी, पूरे कमरे में खुशबू खुशबू हो जाएगी, है ना? क्यों? वो डिफ्यूज कर गया, वो इवापोरेट कर गया, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल था। क्योंकि वो क्या था? वो मोर वोलेटाइल था। तो वोलेटिलिटी भी डिपेंड कर रही होती है कार्बन एटम्स पर। किस पे डिपेंड कर रही होती है? कार्बन एटम्स पर, याद रखिएगा। ओके, तो अब जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि इसमें इसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें क्या है? इसमें ज्यादा कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन का मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब ये लेस वोलेटाइल है, मतलब ये इतनी आसानी से इवापोरेट नहीं होगा, इतनी आसानी से इवापोरेट नहीं होगा। ये कम कार्बन एटम है, इसमें वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो ये आसानी से रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाएगा। तो इट्स मोर वोलेटाइल, इट्स मोर वोलेटाइल। तो ये आगे हर उसमें ये यूज होंगे, तो मैंने आपको अभी क्लियर कर दी है सारी चीजें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स जो जो कि हमने ऑर्गेनिक के शुरू करने से पहले कवर करनी थी सारी चीजें। यानी कि असल ऑर्गेनिक जो है वो तो एल्केन है ना, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसकी केमिकल, मतलब अब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। ओके।